सेक्शन 3 और उसका पहला राइटिंग स्किल समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि जब मैं समरी राइटिंग की बात की जा रही है तो ये समरी राइटिंग में खुद के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एग्जाम्पल कौन से यूज किए जा सकते हैं, ये सब कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, समझ में नहीं आता। दैट्स वाई समरी राइटिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं है पर कंफ्यूजन ज्यादा है, इसलिए मार्क्स कटते भी है। तो हम समरी राइटिंग की पहले बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज क्यों समरी राइटिंग होना चाहिए। समरी व्हाई समरी राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। कोई बता सकता है क्या क्या इंपॉर्टेंस है समरी राइटिंग का? हम किसी भी स्टोरी को रिव्यू कर सकते हैं फास्टली। क्या कर सकते हैं? रिव्यू कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, बहुत जल्दी से हम रिव्यू कर सकते हैं। वेरी गुड, पहली बात। दूसरी बात, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो ना? अरे हाँ ना, डॉक्टरों का लंबा लंबा रिसर्च पेपर रहता है, इतना बड़ा रिसर्च पेपर। पता रहते, हाँ, मेन पॉइंट्स पता रहते हैं। इंजीनियर को जब काम करना पड़ेगा तो इतनी लंबी लंबी रिपोर्ट की समरी छोटी बनानी पड़ेगी। तो समरी जो रहता है रीडर का ओन वर्ड में रिकॉर्ड रहता है ऑफ द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स कहाँ के? तो मेन पॉइंट्स कहाँ के आते हैं तो आप ये खुद देख लीजिए कि न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो गया है, या फिर आपको ये दिख रहा होगा न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अलावा कोई लेक्चर हो गया, जैसे अभी आपने ही लेक्चर आप कर रहे हो समरी राइटिंग का, उसका आपको छोटा करना है। कोई पैसेज है उसका आपको छोटा करना है, या पूरी बुक को ही अगर आपको समरी में समझना है तो ये आपके लिए बहुत काम का रहता है। इंपॉर्टेंट क्या है? रीडर्स ओन वर्ड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना चाहिए। समराइजिंग का मतलब क्या? ऑप्शन में से क्या ठीक है? जल्दी बताइए। सर बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ना, एक मिनट होल्ड करिए। तो समराइजिंग को हम कह सकते हैं बी टू रिकैपिटुलेट द मेन पॉइंट्स इन सिलेक्शन। मेन पॉइंट्स को आपको एक बार फिर से लिखना है, समझना है। दैट इज कॉल्ड एज समरी राइटिंग। तो किस किस प्रकार की समरीज हो सकती है बताइए? टाइप ऑफ समरी दैट कंसिस्ट पैराग्राफ, ये समरी को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज गुड आफ्टरनून। नो नो नो, रिटन समरी। रिटन समरी है बेटा वो कि जहां पे पैराग्राफ फॉर्म में करे वो रिटन समरी होती है। इसके अलावा आउटलाइन, रिपोर्ट, सिनॉप्सिस ये नहीं कहा जाता, रिटन समरी कहा जाता है। ओके, गॉट इट? यस सर। यस सर। अब अलग अलग जो राइटिंग की स्किल्स है उसके नाम दिए गए हैं और हमें ये समझना है कि सब में डिफरेंस क्या होता है। तो समराइजिंग का मतलब क्या? It includes main ideas into one's own words. बिल्कुल, तो आपको बार बार जिस चीज पे हैमर किया जा रहा है, मेन आइडियाज। मेन आइडियाज आर्टिकल के होंगे, शब्द आपके रहेंगे, समरी का सीधा मतलब है। कई बच्चों को ये लगता है कि यार हमने उसको उठा के थोड़े से कुछ सेंटेंस निकाल दिए पैराग्राफ से, कुछ छोटा कर दिया, समरी हो जाता है, कुछ हटा दिए। ऐसा नहीं, आपके अपने वर्ड्स में रहते हैं। तो क्या उसके शॉर्टकट से वो भी हम बात करेंगे, पर ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके खुद के वर्ड्स, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को लगता है कि हमने खुद का लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, जो सबसे बड़ी गलती है। फिर पैराफ्रेजिंग क्या होता है? It must be added to the original and match the document word by word. वर्ड बाय वर्ड, पूरी जैसा पैरा है वैसा। प्रेसी राइटिंग,
ये समरी के भाई बहन। बोलो 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 बोलो। देखिए प्रेसी में क्या होता है, ब्रॉडर सेगमेंट लिया जाता है सोर्स का और उसको कंडेंस किया जाता है, थोड़ा सा उसको छोटा किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। तो प्रेसी राइटिंग में क्या रहता है कि आपने जैसे समरी में आपने देखा, समझ लिया मेन पॉइंट्स, तो इसमें वो मेन आइडिया को समझ के उसको कंडेंस करके छोटा करके रखा जाता है। कोटिंग, कोट करना, A. It includes not just the main idea but every details expressed clearly and to the पॉइंट। एडिटिंग, बताओ। ये वाले जैसा नहीं लगता क्या, करेक्शन करना, बी, हाँ करेक्शन वगैरह करना। और फिर जिस्ट राइटिंग है, जिस्ट राइटिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे वो ये कहता है कि मोस्ट एसेंशियल, देखो जिस्ट और समरी और प्रेसी ये तीनों का हमें डिफरेंस पता करना है। यहाँ मेन आइडिया खुद का वर्ड, जिस्ट में क्या वो कहता है, क्रक्स ऑफ द मैटर, एसेंशियल पार्ट के साथ। गॉट इट, यस और नो। तो और समराइजिंग हमारा, इन्हें हमने जो पढ़ लिया समझ लिया, तो हमारे साथ हम उसको जैसा चाहिए वैसा लिख सकते हैं। ओके, अब समरी राइटिंग होता क्या है और उसका एसेंशियल मतलब क्या है, तो आपको एक छोटे से राइटअप से समझाने की कोशिश की है। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी विट करके जो आपकी लिटरली डिवाइस होती है, इसमें हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि समझ में आना, हंसी आना, इसको विट भी बोलते हैं। ह्यूमर के साथ साथ विट भी एक उसी प्रकार के एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया वर्ड है। तो ब्रीविटी ये सोल होती है ना, जितना आप छोटा लिख सकते हो उतना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये विलियम शेक्सपियर के बोले हुए कई मैगजीन्स में से एक है कि आप जितने कम शब्दों में जितनी सही इंफॉर्मेशन आप दे दोगे वही इम्पोर्टेंट होता है। और स्पीकिंग के साथ साथ राइटिंग में भी इम्पोर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर के जो डायलॉग्स थे लिखे हुए, ये बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बट बहुत ही रेलेवेंट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देते थे। ब्रीविटी हो या जो हम कंसाइंस बोलते, कंसेशन होता है, ये कटिंग आउट अननेसेसरी वर्ड व्हाइल कन्वेइंग एन आइडिया। इसमें मेन चीज क्या है, जो काम की चीज नहीं उसको हटा देना। तो जो काम की नहीं है वो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो वो अगर समझ में आ गया तो वैसे ही हाफ वे थ्रू हो जाते हो। It aims to enhance communication by eliminating redundancy without omitting information जो important है। एम क्या है, जिसकी जरूरत नहीं उसको आप यहाँ पे हटा सकते हो। रिडेंसी विदाउट ओमिटिंग मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है काम की उसको आपने ओमिट नहीं करना चाहिए और बाकी सारी चीज जो बिना काम किए वो हटा देना चाहिए। Summary writing is one of its kind that has been described as one of the elementary principle of writing. सबसे important principles में से एक आता है आपका, to speak what is required and to write what is necessary is requisite towards the development of language skills. अरे भाई जो जरूरी है उतना बोलना और जो जरूरी है उतना कम से कम शब्दों में लिखना, ये लैंग्वेज स्किल के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ब्रीफ इन रिटन एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन में भी ब्रीफ होना बहुत जरूरी है। टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द रिटन रिकॉर्ड, और मेन पॉइंट्स रिटन रिकॉर्ड के भी एक ब्रीफ में आपने एक्सप्रेस करना चाहिए, जो रिटन रिकॉर्ड है उसका। और यही होती है इज द समरी ऑफ राइटिंग स्किल। समरी राइटिंग स्किल का मतलब है ब्रीफ पॉइंट रिटन रिकॉर्ड के अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना।
और इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। समराइजिंग हैज अ डेफिनेट पर्पस। डेफिनेट पर्पस है, क्या है डेफिनेट पर्पस? कि टू गिव रीडर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। अगर आपकी कोई रिपोर्ट 500 पेज की है तो 50 पेज में उसका वही पिक्चर आपने क्रिएट करना चाहिए। Importantly, summary restate only the main point of the text or a lecture without giving example or details. So date, number, statistics ये बातें उसमें नहीं होती। समरी में important point रहता है। और लेक्चर्स में भी अगर आप लेक्चर की भी बात करो, डेट, नंबर, स्टैटिस्टिक्स उसमें नहीं होते। तो समरी राइटिंग के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, डूज ऑफ समरी राइटिंग क्या हमने उसमें करना चाहिए ताकि हमारी समरी राइटिंग अच्छी हो जाए। पहली बात, रीड एंड रीड द पैसेज। 2 बार कम से कम पढ़ना, 2 से 3 बार। पैसेज को समझना है, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना है, घाई घाई में नहीं समझना। फिर फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखना कि भाई एग्जैक्टली समराइज करना किस चीज को है। मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करिए और कैसे करोगे? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल पूछ के करना। कैसे करना है जरा हम देखेंगे। फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस इन योर ऑन योर ओन। खुद ही छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ अपने खुद के, और अलग अलग लिंकर से सेंटेंस को आपने कनेक्ट करना चाहिए। जो बिना मतलब के वर्ड से, रिडंडेंट वर्ड से, इसको की सेंटेंस से हटाना है। डिटेल से आपको ओमिट द डिटेल्स, डिटेल को ओमिट करना है। और इंटरप्रिटेशन नहीं लिखना है कि मुझे क्या लगता है, ये नहीं लिखना है। जो ऑलरेडी बताया हुआ है वही लिखना है, वैसा ही लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, अपने जबरदस्ती की कमेंट नहीं डालनी। डूज डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज अपनी तरफ से इंक्लूड मत करो, मेन पॉइंट एक्सक्लूड मत करो, पॉइंट्स को ऐड मत करो, कमेंट मत करो, एग्जाम्पल मत देना। समझ में आ गया? इंक्लूड, एक्सक्लूड, ऐड, कमेंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। गुड। अब ये जरा मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ बताता हूं और इसमें हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या टॉपिक है, ये हम समझेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म for a wide variety of learning problems. Children with learning disorder might be labeled as slow learner, but they are as smart as everyone else. They just need to be taught in proper environment conducive to their learning speed and level. Observation of a child over a period of time by parents at home and teachers in school can provide valuable information about the way a child is able to learn and function in all the ways that he should be able to at his age and level. आपको पूरा पढ़ के मैंने बताया। मेरा सवाल आपसे ये है, ये पहले पैराग्राफ में सेंट्रल टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक क्या है जिसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है? लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या? अब इसमें से आप क्या क्या पॉइंट्स पे इंक्लूड करोगे? तो आपको एक झटके में थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आना चाहिए कि हमें एक इट इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स। इतनी बातें नहीं करना हमको। लर्निंग एबिलिटी इज रिलेटेड टू लर्निंग प्रॉब्लम्स। ओके ओके, लर्निंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? कि लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, ये क्लियर बात है। उसके बाद क्या है? these children should be the children are not slow learner and need to provide some
एक्स्ट्रा टाइम इन स्कूल। ये मेन चीज जो हमारा आ रहा है, ये जो हम उसका समराइज कर रहे मेन पॉइंट का अपने शब्दों में, ये हम 2 तो 3 तरीके से कर सकते हैं अपने वर्ड्स के हिसाब से। 2-3 तरीके बोले तो अपने वर्ड्स के हिसाब से। पहला हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा हमारे सेंट्रल आइडिया को आइडेंटिफाई करना, और सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्या क्या बताया है वो करना। अब अम्ब्रेला टर्म वगैरह सब ये जो है सब एक्सटेंशन है, इसका कोई मतलब नहीं आता है। लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी is related to learning problems of children. Okay, students who are termed as slow learner should be given proper environment in school and teacher at home. ये बिल्कुल सटीक छोटा कर दिया मैंने आपको। पूरी वही इंफॉर्मेशन जो पूरे पैराग्राफ में दी गई है, वर्ड्स मेरे है और इंफॉर्मेशन यहाँ की है। क्लियर हुई बात, समझ में आई? थोड़ा आगे चलते हैं और समझिएगा। There may be certain apparent problems while reading, listening. There may be certain apparent problem while reading, listening, speaking, reasoning, and dealing with maths. Once these problems are identified, it is time for proper investigation. Okay, it is important in order to clarify specific learning disorder and also rule out any another issue affecting the student's education progress. तो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है बताओ? सो लर्निंग डिसेबिलिटी, अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छा करना चाहूंगा ना, तो लर्निंग डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू लर्निंग प्रॉब्लम्स इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीजनिंग. ओके, with the student, the children with learning disorder are often slow learners and they should be provided this special attention at school वगैरह blah blah blah. आ गया ये भी चीज उसमें। फिर इसमें और लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या आता है, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, ये हमने नाम ले दिया पूरा कि इन्वेस्टिगेशन में रिवील वेरियस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, स्पेसिफिक रीडिंग डिसेबिलिटी, ऑडिटरी प्रोसेसिंग. ओके, ये सब कुछ इसमें आ गया। यार ये अपने माइक एकदम आप लोगों के कहाँ से शुरू हो जाते हैं एकदम से? कुछ सवाल पूछना था क्या अंकेश?